नमस्कार, स्वागत है। आज सेकंड क्लास है। इसके पहले हम लोगों ने एक क्लास कर लिए हैं। आज क्लास 7 का जो एनसीईआरटी साइंस है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं और पूरा क्लास 7 का कंप्लीट एनसीईआरटी हम लोग साइंस पढ़ने वाले हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है आपके बीपीएससी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बिल्कुल अच्छे से आप इसको पढ़ते चलिए और अपना नोट्स बनाते चलिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है पादपों में पोषण। पौधे में पोषण के तरीके। पौधे में पोषण के दो तरीके होते हैं। अब देखिए, एक है स्वपोषी और दूसरा होता है परपोषी। स्वपोषी का मतलब होता है कि ऐसे जीव जंतु या ऐसे कोई भी पादप जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है उसे स्वपोषी कहते हैं। यानी कोई भी प्राणी अगर अपना भोजन स्वयं बना लेता है तो उसको स्वपोषी कहते हैं। जैसे इसमें पौधा आ जाएगा, तो सभी जो पौधे होते हैं ये क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, तो पौधे स्वपोषी कहलाते हैं। परपोषी का मतलब जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि दूसरे से प्राप्त करते हैं, उन्हें परपोषी कहते हैं। जैसे मानव क्या है, मानव परपोषी है क्योंकि हम लोग अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, हम लोग अपना भोजन किसी और से प्राप्त करते हैं, या हम ये कहें कि हम किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं भोजन प्राप्त करने के लिए, तो उन्हें परपोषी कहा जाता है। पत्ती पादपों का खाद्य फैक्ट्री होती है। यानी पौधे में जो पत्तियां होती हैं उन्हें खाद्य फैक्ट्री कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हीं पत्तियों में पौधों का भोजन बनता है। पत्ती में रंध्र द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। देखिए, जो पत्ती में स्टोमाटा होता है जिसको रंध्र बोलते हैं, इसी रंध्र में क्या होता है, छिद्र होता है, और इसी छिद्र के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में प्रवेश करती है और फिर वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया चलती है, ऑक्सीजन रिलीज होता है और उनका भोजन बनता है। ठीक है, तो याद रखना है, पत्ती में जो रंध्र होता है जिसको स्टोमेटा बोलते हैं, वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश कर जाती है पत्ती में। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश का ऊर्जा का संग्रहण पत्ती में करता है। अब कहने का मतलब कि पत्ती में जो क्लोरोफिल होता है, तो यह क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश का जो ऊर्जा होता है उसे संग्रहण कर लेती है और पत्ती में इकट्ठा रखती है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है, ध्यान रखिएगा। यानी क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, इसको याद रखना है, हो सकता है कि एग्जाम में ये प्रश्न बन जाए। हरे पत्तियों के अतिरिक्त अन्य रंग के पत्तियों में भी क्लोरोफिल पाया जाता है। कहने का मतलब है कि आप देखते होंगे अपने आसपास पेड़ पौधे की कुछ पत्तियां हरी होती हैं, लेकिन कुछ पत्तियां ऐसी भी होती हैं जो हरी न होकर किसी अन्य रंग की होती हैं। तो ऐसी पत्तियां जो हरी नहीं है, किसी अन्य रंग की है, उसमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, बल्कि पत्ती का रंग क्लोरोफिल को ढक लेती है। चूँकि अन्य रंग की हरे रंग के अलावा किसी अन्य रंग का जो पत्ती है उसमें भी क्लोरोफिल होता है, लेकिन पत्ती का जो रंग है उस क्लोरोफिल को ढक लेता है, जिसके कारण वह क्लोरोफिल का रंग दिखाई नहीं पड़ता। ठीक है, पत्तियों के अतिरिक्त पौधे के हरे तना, हरी शाखाओं द्वारा भी प्रकाश संश्लेषण होता है। कहने का मतलब है कि सिर्फ प्रकाश संश्लेषण सिर्फ पत्ती में नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना है आपको। पत्ती के अलावा हरा तना, अगर पौधे का तना हरा है वहाँ से भी प्रकाश संश्लेषण होगा। पौधे का अगर शाखा भी हरा है तो वहाँ से भी प्रकाश संश्लेषण होगा। यानी प्रकाश संश्लेषण पत्ती में, तना में और शाखाओं के द्वारा भी होता है। अगर बीपीएससी प्रश्न पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पत्ती, हरा तना, हरा शाखा, तब आपको आंसर लगाना है डी, उपरोक्त में एक से अधिक। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है। मतलब कि प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो उस दौरान
पौधों में कार्बोहाइड्रेट बनता है। इस बात को आपको याद रखना है। आगे बात कर लेते हैं। तो ध्यान रखना है, प्रोटीन में कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होता है। मतलब कि देखिए, प्रोटीन में क्या क्या पाया जाता है? तो प्रोटीन में कार्बन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है और जल के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी पाया जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। राइजोबियम द्वारा गैसीय नाइट्रेट को नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित कर देता है, जिसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। मतलब कि देखिए, दलहनी पौधे जो होते हैं वहाँ पे राइजोबियम नामक जो है जीवाणु पाया जाता है, और ये क्या करता है, तो हमारे वातावरण में जो नाइट्रोजन रहता है उसको नाइट्रेट में परिवर्तित कर देता है, और यही नाइट्रेट जो है पौधे के द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है और उसका उपयोग कर लिया जाता है। लेकिन वातावरण से नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने की जो प्रक्रिया है, इसी को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। इसको याद रखना है। अब पोषण हमने देखा कि पोषण एक होता है स्वपोषी, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसमें पेड़ पौधे आते हैं। दूसरा आता है जो है परपोषी। परपोषी में 3 होते हैं। एक होता है परजीवी, दूसरा होता है सहजीवी और मृतोपजीवी। अब हम अलग अलग बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परजीवी। परजीवी का मतलब होता है कि आप किसी दूसरी पर निर्भर हैं और उसको हानि पहुंचा रहे हैं। जैसे आप देखते हैं कि हमारे बालों में जू हो जाते हैं, तो ये जिसको हम लोग ढील भी बोलते हैं, तो ये जो जू होते हैं बालों में, ये क्या करते हैं, हमारे शरीर से रक्त को लेते हैं और हमें ही नुकसान पहुंचाते हैं। उनसे हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। इस प्रकार के जितने भी जीव जंतु हैं उन्हें हम लोग परजीवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परजीवी। जैसे जोंक हो गया, ठीक ना। तो बहुत सारे इसके उदाहरण हैं परजीवी के। इसके अलावा होता है सहजीवी। सहजीवी का मतलब कि ऐसे 2 जीव जो आपस में दोस्ती निभाते हैं कि तुम हमें कुछ और दे दो, हम तुम्हें कुछ और देंगे, और दोनों मिलकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसको सहजीवी कहा जाता है। जैसे शैवाल और कवक, ठीक ना। तो शैवाल क्या करता है, शैवाल और कवक दोनों मिलके क्या करते हैं, अपना जीवन चलाते हैं और एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, क्योंकि शैवाल में जो है क्लोरोफिल होता है और जो कि भोजन बना लेता है, और कवक क्या करता है, कवक भी उसी में रहता है और अपना जो है ये दोनों मिलकर भोजन बनाकर अपना जीवन यापन करते हैं। एक होता है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी में होता क्या है कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं या कुछ ऐसे जीव होते हैं जो सड़े गले चीज़ों पर उपज जाते हैं और सड़े गले पदार्थों से ही अपना पोषण प्राप्त करते हैं। उन्हें मृतोपजीवी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं मच्छर, खटमल, जू भी परजीवी है। देखिए, जो मच्छर हो गया, खटमल हो गया, जू हो गया, ये परजीवी हैं। परजीवी इसलिए हैं क्योंकि ये जिस व्यक्ति के ऊपर निर्भर रहते हैं उसको नुकसान पहुंचाते हैं, या जिस चीज़ के ऊपर निर्भर रहते हैं उसको नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरी बात करते हैं, तो घटपर्णी के घड़े की जैसी संरचना असल में पत्तियों का ही रूपांतरण है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि घटपर्णी की घड़े की संरचना किसकी रूपांतरण है, तने का, पत्ती का, जड़ का, ठीक ना। आपको याद रखना है कि पत्तियों का रूपांतरण है। ठीक है। कीटभक्षी पौधे खाद्य श्रृंखला में उत्पादक होते हैं। देखिए, यही एग्जाम में पूछा गया था, ठीक ना। ये कीटभक्षी पौधे खाद्य श्रृंखला में क्या होते हैं, वहाँ पे ऑप्शन था प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, और फिर ऑप्शन था उत्पादक। लेकिन मैक्सिमम लोगों ने द्वितीय उपभोक्ता लगा के आए थे, जबकि बिल्कुल गलत था। इसका राइट आंसर है उत्पादक होते हैं। भले कीटभक्षी पौधे जो है क्या करते हैं, कीटों का भक्षण करते हैं, लेकिन वास्तव में वे उत्पादक होते हैं। अब आप यह कहेंगे कि तो फिर ये कीटों का भक्षण क्यों करते हैं? तो देखिए, कीटभक्षी जो पौधे होते हैं दरअसल उनमें नाइट्रोजन की कमी होती है, और ये कीटभक्षी पौधे क्या करते हैं, नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए कीटों का भक्षण कर लेते हैं, और फिर उनकी नाइट्रोजन की जो पूर्ति है वो कंप्लीट हो जाती है, जबकि ये उत्पादक होते हैं। बात करते हैं कि घटपर्णी का पौधा नाइट्रोजन हेतु कीटों को
मारता है। यानी देखिए, जो घटपर्णी का जो पौधा है यानी कि जो कीटभक्षी पौधा है, ये नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए कीटों को क्या करता है, पकड़ लेता है और फिर उन्हें मार डालता है। घटपर्णी जिसे निफेंथिस कहते हैं, ये मेघालय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मेघालय में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मशरूम कवक या फंजाई कहलाता है। देखिए, मशरूम हो गया, कवक ये क्या कहलाते हैं? फंजाई कहलाते हैं। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। कवक का अध्ययन क्या कहलाएगा? तो माइकोलॉजी कहलाता है। कुछ कवक पादपों, जंतुओं, मनुष्यों में रोग उत्पन्न करते हैं, जबकि कुछ कवकों से औषधि तैयार की जाती है। देखिए, कवक हमारे लिए लाभदायक भी है, हमारे लिए नुकसानदेह भी है। लाभदायक इसलिए है क्योंकि कुछ कवक से हम लोग अपना औषधि तैयार कर लेते हैं, जबकि कुछ कवक ऐसे हैं जिनसे क्या होता है, मनुष्य में रोग उत्पन्न होता है। बात करें पेनिसिलिन की, तो पेनिसिलिन क्या है? एक एंटीबायोटिक दवा है जो कवक से प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा, पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक है। और कहाँ से प्राप्त होता है? तो कवक से प्राप्त होता है। इसी तरह से बात की जाए तो लाइकिन, देखिए लाइकिन में क्या होता है? शैवाल होता है और कवक होता है। लाइकिन में शैवाल और कवक होता है। तो शैवाल में क्लोरोफिल होता है और कवक क्या करता है कि शैवाल को आवास प्रदान करता है, और दोनों मिलके सहजीवी संबंध बनाते हैं। दोनों मिलके क्या करते हैं? सहजीवी संबंध बनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए तो राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। यह दलहनी पौधे से अपना भोजन व आवास प्रदान करता है। देखिए, जो राइजोबियम नामक जो जीवाणु है, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, बल्कि जो दलहनी पौधे हो गए उनके जड़ों में रहता है, और उन्हीं पौधों से क्या करता है? ये पोषक तत्व प्राप्त करता है, अपना भोजन प्राप्त करता है, और उन्हीं पौधों में अपना जीवन व्यतीत भी करता है, आवास भी प्राप्त करता है। जबकि इनसे दलहनी पौधे को क्या फ़ायदा है? तो दलहनी पौधे को फ़ायदा है कि ये जो राइजोबियम नामक जो जीवाणु है, ये क्या करते हैं कि वातावरण से नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करके पौधे को प्रदान कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोनों का सहजीवी संबंध चलता रहता है। ठीक है, आगे बात की जाए तो पौधे अपना भोजन मंड यानी स्टार्च के रूप में करते हैं। यानी जो पौधे होते हैं वे अपना भोजन किसके रूप में? मंड कहिए या स्टार्च के रूप में करते हैं। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। सेकंड चैप्टर की बात करते हैं, प्राणियों में पोषण। ठीक है, अब देखिए, अब प्राणियों में पोषण की बात की जाए तो देखिए, एक होती है जटिल जो भोज्य पदार्थ होती है, और फिर एक सरल होता है। हम बात करते हैं, देखिए कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये जटिल संरचना होती है, और हमारी बॉडी में इसको सरल संरचना में तोड़कर ही उपयोग किया जा सकता है। डायरेक्ट हम लोग कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग हमारी बॉडी नहीं कर सकती है। ठीक ना, इसलिए हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी जो शरीर है यह कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिवर्तित करती है, वसा को फैटी एसिड में परिवर्तित करती है, और प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करती है। उसके बाद ही इन सरल संरचना का पाचन हमारे शरीर में हो पाता है। इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में परिवर्तित होता है, तो ग्लूकोज के रूप में। वसा किस रूप में परिवर्तित होता है, तो फैटी एसिड के रूप में। प्रोटीन किस में परिवर्तित होता है, तो एमिनो एसिड में। ठीक है, इसको याद रखना है। आगे बात करें, मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी। देखिए, जो मधुमक्खी हो गई और जो मरमर पक्षी हो गई, जिसको हमिंग बर्ड बोला जाता है, पौधे की मकरंद चूसते हैं। दोनों, मधुमक्खी और हमिंग बर्ड, दोनों क्या करते हैं, तो पौधे से मकरंद चूसते हैं। स्टारफिश, जिसको तारा मछली बोला जाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु का आहार करती है। देखिए, जो ये स्टार फिश होती हैं, जिसको तारा मछली कहा जाता है, ये ऐसे जीव को अपने भोजन के रूप में लेती है जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच पाया जाता है। जैसे आप घोंघा देखे होंगे, सीपी देखे होंगे, इस तरह के
उस जीव को क्या करती है, पकड़ती है और उनको अपने भोजन के तौर पर लेती है। ये कवक खोलने के बाद अपना मुख से अमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भाग को खाती है। कहने का मतलब है कि ये जो स्टार फिश है यह ऐसे जीव को अपना भोजन बनाती हैं जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, और फिर क्या करती है, कैल्शियम कार्बोनेट वाले जीव को पकड़कर इनके जो मांसल यानी जो नरम शरीर का जो भाग होता है उसी को क्या करती है, खाती है। और खाते कैसे है, तो स्टारफिश अपने अंदर से अमाशय बाहर निकाल देती है और फिर उसके कोमल भाग को खा जाती है। स्टारफिश मछली नहीं है, काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन। स्टारफिश क्या है, मछली नहीं है। ऑप्शन में आ जाएगा, क्वेश्चन दे देगा बीपीएससी, निम्न में से कौन मछली नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, स्टारफिश मछली नहीं है। कृतक दांत शाकाहारी जीवों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ये भी काफ़ी अच्छी लाइन है। जो कृतक दांत होता है शाकाहारी जीवों में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। बच्चों में सबसे पहले जो कृतक दांत निकलने वाला, मतलब कि नीचे वाले निकलते हैं, यानी जो बच्चे होते हैं उसमें सबसे पहले कृतक दांत जो है ये क्या करते हैं, निकलते हैं। और कहाँ, नीचे की तरफ। अगर आपके घर कोई बच्चा है तो देखते हैं कि उसके मुंह में जैसे ही उंगली डालिए क्या करता है, तुरंत वो दबा देता है अपने दांत से। तो उसके सामने, उसके मुंह के आगे भाग में जो दांत निकले रहते हैं, एक या दो, वही कृतंक है। यानी ये शाकाहारी जंतुओं में ज़्यादा पाए जाते हैं। रदनक मांसाहारी जंतुओं में या जीव में अधिक पाया जाता है। यहाँ पे दो बातें आपको याद रखना है। कृंतक शाकाहारी में होता है सबसे अधिक मात्रा में, और रदनक सबसे अधिक मांसाहारी में पाया जाता है, क्योंकि रदनक का काम चिड़ने फाड़ने का होता है और कृतंक का काम काटने का होता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको याद रखना है, जो दांत के 4 प्रकार होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। अब देखिए यहाँ पे आपको पता है कि टोटल जो है 32 दांत होते हैं, ठीक है। अब 32 दांत आपको याद कैसे रखना है मैं बता देता हूँ। देखिए जो कृतक दांत होते हैं, तो ये जो कृतक दांत क्या होते हैं, 4 नीचे 4 ऊपर, ठीक ना। आप देखेंगे कि इस तरह की जो संरचना होती है, ठीक ना। तो 4 दांत कृतक क्या होते हैं, ये आपका 1 2 3 4, ये 4 दांत कृतक होते हैं नीचे और 4 दांत ऊपर होते हैं, तो 8 हो जाएंगे, ठीक ना। और फिर रदनक की बात करें तो यहाँ पे आपको एक यहाँ पे 2 और फिर 2 ऊपर, 4 हो जाएंगे। फिर अग्रचर्वणक की बात की जाए तो 1 2 1 2 4 ऊपर 4 नीचे, ठीक ना। इसके बाद चर्वणक की बात करें तो 1 2 3 1 2 3, ठीक ना। यानी इस तरह से आपके दांतों की भाग पाए जाते हैं, ठीक है। आगे बात किया जाए तो 8 वर्ष के बच्चों में 12 दूध के दांत टूट जाते हैं। मतलब कि देखिए 8 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, लगभग 12 के जो 12 दूध दांत जो जमते हैं वह टूट जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बच्चों में दूध के दांत कितने जमते हैं, तो भाई बच्चों में दूध के दांत 12 जमते हैं, और 8 वर्ष तक क्या होता है, ये दूध के दांत जम कर फिर टूट भी जाते हैं। अब हम बात करते हैं जीभ के बारे में, जहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि बन जाए आपके एग्जाम में। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारी जीभ की जो संरचना है, इस जीभ की संरचना में सबसे अगला जो पार्ट है, यहाँ पे हम लोग मीठा जो स्वाद है इसको हम लोग टेस्ट कर पाते हैं। इसके जस्ट किनारे पे दोनों साइड जो पार्ट होता है, यहाँ पे हमको नमकीन का स्वाद पता चलता है। इसके जस्ट पीछे किनारे के तरफ जो है फिर जो संरचना होती है, वहाँ पे हम लोग खट्टे का स्वाद पता कर पाते हैं। और सबसे हमारे अंतिम पीछे की तरफ जो भाग बच जाती है, यहाँ पे जो टेस्ट कलिकाएँ मिलती है, वहाँ पे हम लोग कड़वाहट का पता कर पाते हैं। और बीच में ये जो पार्ट बच गया, बीच में ये जो पार्ट बच रहा है, यहाँ पे कोई भी टेस्ट कलिका नहीं पाई जाती है। यानी हमारे जीभ के बीच में किसी भी प्रकार का स्वाद का पता नहीं चलता है।
ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मुख में लार ग्रंथि से लार भोजन में मिल जाता है। हमारे मुंह में लार ग्रंथि है और वहाँ से लार क्या होता है हमारे भोजन में मिल जाता है। अब ध्यान रखिएगा कि बोलस जो है ऐसा भोजन जिसमें अच्छी तरह से लार मिल जाता है, यानी जब भोजन में अच्छी तरह से लार मिल जाए ऐसे भोजन को बोलस कहा जाता है। भोजन आहार नाल में क्रमाकुंचन गति से चलता है, यानी हमारे आहार नाल में जो भोजन गति करता है वह क्रमाकुंचन के कारण, किसके कारण, तो क्रमाकुंचन के कारण हमारे भोजन जो है आहार नाल में गति करता है। आहार नाल मुख्य गुहिका, ग्रासिका, आमाशय, क्षुद्रांत, बृहदांत और गुद्दा के माध्यम से क्या होता है ये आगे बढ़ता है। अरे हम कह सकते हैं कि आहार नाल में क्या क्या आता है, तो आहार नाल में जो हमारा अंग है यह मुख्य गुहिका, ग्रासिका, आमाशय, क्षुद्रांत, बृहदांत और गुद्दा आता है। पाचक रस की बात करें तो पाचक रस 3 जगहों से स्रावित होता है। एक लाला ग्रंथि से स्रावित होता है, लार ग्रंथ मतलब लार ग्रंथि से, लार ग्रंथि जो है लार स्रावित होता है। यकृत से आप जानते हैं क्या स्रावित होता है, तो पीतरस स्रावित होता है। और अग्नाशय से आप जानते हैं श्लेष्मा हो गया और फिर आपका HCl स्रावित होता है, ठीक ना। तो हमारे बॉडी में 3 पाचक ग्रंथि पाई जाती हैं, लाला ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। अब हम एक एक बारे में पढ़ लेते हैं। इसको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है क्योंकि आपको पता है, आपने एग्ज़ाम दिया है तो बिल्कुल आपने देखा ही होगा कि यहाँ से एक प्रश्न बिल्कुल रहता है किसी न किसी जो है ग्रंथि से। चलिए बात करते हैं। अमाशय के बारे में बात कर लिया जाए। अमाशय एक मोटी भित्ति होती है और थैलीनुमा संरचना पाया जाता है। चपटा होता है, यू आकार का होता है। आपने देखा होगा अमाशय अक्सर आप इस आकार के देखे होंगे अमाशय, ठीक ना। तमाशे का होता है लगभग लगभग यू आकार का होता है, ठीक ना। और सबसे चौड़ा भाग है। अमाशय का आंतरिक स्तर जहाँ पे श्लेष्मा पाया जाता है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है तथा पाचक रस स्रावित करता है, ठीक है। यानी अमाशय के जो आंतरिक संरचना होती है वहाँ पे श्लेष्मा पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है और यहीं पर पाचक रस भी स्रावित होता है। यहाँ भोजन अम्लीय हो जाता है चूँकि अमाशय में HCl जो है स्रावित होता है, जिसके कारण भोजन अम्लीय हो जाता है, जिससे भोजन खराब नहीं होता। यहाँ पे भोजन खराब नहीं होता बल्कि HCl के चलते जो भी जो है कीड़े या जो भी मतलब कि अनवांटेड चीज़ कीड़े मकोड़े हमारे पेट में आ जाते हैं वो यहाँ से HCl के चलते मर जाते हैं। यहाँ से जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस स्रावित करता है, यानी हमारा जो अमाशय है यह जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस स्रावित करता है और इसमें प्रोटीन को सरल पदार्थों में तोड़ता है। यानी यही जो जठर रस है गैस्ट्रिक जो जूस है यही प्रोटीन को क्या करता है, सरल पदार्थों में तोड़ देता है। आगे हम बात करते हैं क्षुद्रांत यानी जिसको छोटी आंत बोला जाता है, इसके बारे में। देखिए इसकी लंबाई लगभग 7.5 मीटर होती है और इस शरीर का सबसे लंबी संरचना होती है, ठीक ना। और ये कैसा होता है, कुंडलित नली की तरह होता है, कुंडलित नली की तरह होता है। यकृत व अग्नाशय से स्राव प्राप्त करता है। मतलब कि जो हमारी छोटी आंत होती है इस छोटी आंत में यकृत से और अग्नाशय से स्रावित होने वाले जो है तत्व यहाँ पे प्राप्त होता है। इसके भीति से भी रस स्रावित होता है, यानी जो छोटी आंत है यहाँ से भी कुछ न कुछ रस का स्राव होता है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लाल भूरे रंग का होता है और उदर के दाहिने हिस्से में होता है। कहाँ पे होता है, उदर के दाहिने हिस्से में होता है, ठीक ना। कौन, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा हम बात कर रहे हैं यकृत का। यकृत क्या होता है, सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, ठीक ना। और लाल भूरे रंग का होता है और पेट के दाहिने तरफ में होता है।
यह पित्तरस का स्राव करता है। कौन? यकृत पित्तरस का स्राव करता है। और यह जो पित्तरस है यह पित्ताशय में इकट्ठा होता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय, और मैक्सिमम लोग पित्ताशय मार के आंसर आ गए, जिनका गलत हो गया था। राइट आंसर क्या होगा? यकृत से स्रावित होता है, पित्ताशय में इकट्ठा होता है। ठीक है। पित्तरस वसा को पचाता है। ध्यान रखिएगा, पित्तरस किसको पचाता है? तो वसा को, फैट को पचाता है पित्तरस। अग्नाशय हल्का पीले रंग की ग्रंथि है। अग्नाशय कैसा है? तो हल्का पीले रंग की ग्रंथि है। अग्नाशय रस जो है कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। अग्नाशय किसको पचाता है? तो कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन को। और आपने देखा ही है कि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, वसा जो है वसा अम्ल या ग्लिसरॉल में परिवर्तित होता है, प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद ही इसका पाचन हो पाता है हमारे बॉडी में। छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो छोटी आंत है वहाँ पे हमारे भोजन पूरी तरीके से पच जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो 1822 में विलियम ब्यूमॉन्ट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक ने अमाशय के कार्य प्रणाली को समझा था। चूँकि एक सैनिक थे, उनके चूँकि गोली लगी थी पेट में, और फिर वहाँ से उन्होंने उसका ऑपरेशन वगैरह किया था, लेकिन फिर भी चूँकि गोली का जो छेद था जहाँ पे लगा था वो बंद नहीं हो पाया था। वहीं से ये सारे जो है मामला की जांच पड़ताल उन्होंने विलियम ब्यूमॉन्ट ने किया था 1822 में। इसको आप एनसीईआरटी कभी देखिएगा तो पता चल जाएगा, ज़्यादा जरूरी इसको नहीं है इसके बारे में जानना। ठीक ना। बात करते हैं, छोटी आंत में ही दीर्घ रोम अथवा रसांकुर पाया जाता है। मैंने इसके पहले बताया था कि छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है। और ध्यान रखिएगा कि इसी छोटी आंत में दीर्घ रोम पाया जाता है, जिसे रसांकुर भी कहते हैं। और यही रसांकुर पचे हुए भोजन का अवशोषण करते हैं। यानी जो भी भोजन पच जाता है और जो पोषक पदार्थ रहता है, उन सभी पोषक पदार्थ का अवशोषण छोटी आंत में दीर्घ रोम या रसांकुर के द्वारा किया जाता है। ठीक है। भोज्य पदार्थ को उपयोग हेतु बनाना स्वांगीकरण कहलाता है। यानी जो भी भोज्य पदार्थ हैं उनको उपयोग हेतु बना लेना स्वांगीकरण कहलाता है। इसको याद रखना है। आगे बात करते हैं बड़ी आंत के बारे में। तो बड़ी आंत की लंबाई लगभग 1.5 मीटर के आसपास होती है। मुख्य कार्य होता है जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना। चूँकि आपने देखा है कि छोटी आंत में पोषक पदार्थ का अवशोषण कर लिया जाता है, उसके बाद जो अपच भोजन रहते हैं वो आगे की तरफ बड़ी आंत में चली आती हैं, जिसे बृहदांत कहते हैं। और जब बड़ी आंत में आती हैं तो ये जो भोजन बचे रहते हैं उसमें से जल और कुछ लवण को अवशोषण कर लिया जाता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत द्वारा भोजन का निष्कासन किया जाता है। और ये जो बड़ी आंत होती हैं उसके बाद भोजन आगे बढ़ता है और जो है मल द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ये आपको समझ में आ गया। हम बात करते हैं आगे अब घास खाने वाले जंतु के बारे में। यहाँ से आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जंतु अधिकतर समय तक जुगाली करते हैं। आपने गाय भैंस को देखा होगा, जब वो भोजन कर लेते हैं उसके बाद अक्सर वे अपना मुंह चलाते रहते हैं, उसी को जुगाली कहा जाता है। जंतु अपने भोजन को रूमेन में इकट्ठा करते हैं। कहाँ इकट्ठा करते हैं? रूमेन में। किसको? तो भोजन को। जहाँ पर जहाँ पर क्या होता है? अल्प मात्रा में भोजन इकट्ठा होता है। कहने का मतलब है कि भोजन जब जानवर करते हैं तो क्या करते हैं? हल्का हल्का चबा कर वो अपने अंदर जो रूमेन होता है वहाँ पे भोजन अपना इकट्ठा कर लेते हैं। और ये भोजन क्या होता है? अल्प पाचन होता है। यानी आपने देखा होगा गाय भैंस जो भोजन कर रही होती हैं, चारा खा रही होती हैं, तो पूरा उसको चबाती नहीं है, पूरा पचाती नहीं है, बस हल्का सा चबा ली और अंदर कर ली। उसके बाद वो भोजन चल जाता है रूमेन में, इकट्ठा हो जाता है। और वह जो भोजन रूमेन में इकट्ठा होता है वह अल्प पाचन उसका हुआ रहता है। फिर दोबारा मुंह में लाकर जुगाली करते हैं। और ये जो जानवर होते हैं चरा खा लेते हैं, उसके बाद बैठते हैं आराम से
और जो भोजन रुमेन में चला गया रहता है उसको एक एक करके लाते हैं अपने मुंह में और उसको जुगाली कर करके उसको पचाना शुरू करते हैं। जिस प्रक्रिया को रोमंथन तथा उस जीव को रोमंथी कहते हैं, यानी रूमिनेंट कहते हैं। कहने का मतलब है कि जो जानवर जो हैं भोजन अपने रुमेन में रख लेते हैं, उसको फिर अपने मुख में लाते हैं और उनको जुगाली करके पचाते हैं। तो इस प्रक्रिया को यानी जुगाली करके अपने भोजन को पचाना रोमंथन कहलाता है, रोमंथन कहलाता है। और जो जीव जुगाली करते हैं, रोमंथन करते हैं, उसको रोमंथी कहते हैं या उसी को रूमिनेंट कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है रूमिनेंट कहा जाता है, ऑप्शन दे दीजिएगा गाय, ऑप्शन दे दीजिएगा बी में मनुष्य, ऑप्शन सी डी में दे दीजिएगा मेढक। अब मारिए आंसर, जो पढ़ा रहेगा वही नहीं लगाएगा रूमिनेंट, ठीक ना। चलिए बात करते हैं दस्त में रोगी को उबाल कर, देखिए दस्त में रोगी को उबालकर ठंडा किए जल में एक चुटकी नमक एवं चीनी मिलाना चाहिए, इसे जीव रक्षक घोल कहते हैं। कहने का मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को दस्त हो रहा है तो करना क्या है कि आप पानी को उबाल लीजिए, उसमें एक चुटकी नमक और चीनी हल्का सा मिलाकर उससे हल्का सा ठंडा हो जाए, मतलब सुसुम हो जाए, तो उसको दे देना है। उसके दस्त की समस्या रुक जाएगी और इसको जीवन रक्षक घोल कहा जाता है। आप जानते हैं जो जीवन रक्षक घोल होता है उसको ORS कहा जाता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। जो घास होता है जो जानवर खाते हैं, घास में सेलुलोज होता है जो कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है। क्या है? तो घास में पाए जाने वाला सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है। मनुष्य जो है सेलुलोज का पाचन नहीं करता क्योंकि सेलुलोज को पचाने की क्षमता मनुष्य में नहीं होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि मनुष्य में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स नहीं पाया जाता है, ठीक ना। मनुष्य में क्या नहीं पाया जाता? तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स नहीं पाया जाता, जिसके चलते मनुष्य जो है सेलुलोज को पचा नहीं पाता है, ठीक है। जंतुओं के अंधनाल में जीवाणु द्वारा भोजन का पाचन होता है, यानी जो जंतु होते हैं उनके अंधनाल में जीवाणु होते हैं और उन्हीं जीवाणुओं के द्वारा भोजन का पाचन किया जाता है। आगे हम बात करते हैं अमीबा के बारे में। तो इसके बारे में कुछ बातें आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, मतलब कि उसका पूरा शरीर सिर्फ एक ही कोशिका का बना हुआ है। इसमें अंगुली के आकार का कुछ संरचना आपको दिखाई पड़ेगा जिसको पदार्थ कहते हैं, और इसी पदार्थ के माध्यम से भोजन ग्रहण करता है अमीबा। भोजन का पाचन खाद्यदानी में होता है। कहाँ पे भोजन का पाचन होता है? तो अमीबा में पाए जाने वाले खाद्यदानी में ही भोजन का पाचन होता है। मंड जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से प्रारंभ हो जाता है, यानी देखिए जो मंड होता है, तो जब हम लोग भोजन करते हैं तो मंड का पाचन हमारे मुख से ही शुरू हो जाता है, लेकिन प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? अमाशय से प्रारंभ होता है। काफ़ी ये दोनों लाइन भाई काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा कि मंड का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो अमाशय से। इसको दोनों याद रखना है, हो सकता है आपके क्वेश्चन बन जाए। अब हम बात करते हैं थर्ड चैप्टर के बारे में। चलिए, जानता रेशे। जानता रेशे का मतलब ऐसे रेशे जो जंतु से प्राप्त होते हैं, जानता रेशे कहलाते हैं। कार्तितून। कार्तितून क्या होता है? तो भेड़ के कुछ ऐसी नस्ल होती हैं जिसके त्वचा के निकट क्या होता है? मुलायम बाल पाए जाते हैं, उसी को कार्तित ऊन कहते हैं। अब वर्णात्मक प्रजनन क्या होता है? तो वर्णात्मक प्रजनन में होता क्या है कि मुलायम बालों जैसे विशेष गुण वाले भेड़ का जो है उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की प्रक्रिया होती है। मतलब कि आप चाहते हैं कि हम एक ऐसे भेड़ को बनाएं जिसका बाल मुलायम हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ
क्रॉस ब्रीडिंग कराना पड़ेगा, मतलब कि आप जो उसमें क्लोन तैयार करना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि क्लोन तैयार करने के लिए कुछ ना कुछ अलग अलग से कुछ लेनी पड़ती है, उसके बाद तैयार किया जाता है। तो उसी को वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं, मतलब कि आपको मुलायम बाल भेड़ का प्राप्त करना है तो विशेष गुण वाले जो है भेड़ का आप क्लोन तैयार करेंगे, इसी को वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। अब हम बात करते हैं भेड़ों के कुछ भारतीय नस्ल के बारे में। ठीक है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए एक बार, एक झलक में। ठीक है, अब देखिए, आप लोही जो है यह अच्छी गुणवत्ता ऊन प्रदान करता है, राजस्थान और पंजाब में पाया जाता है। रामपुर बुशायर ये भूरी ऊन इसमें होता है, यूपी और उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। नाली एक प्रकार का भेड़ की नस्ल है जिसे नली भी कहा जाता है। ये गलीचे की ऊन बनता है, यानी इससे गलीचे के लिए ऊन बनाया जाता है। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में पाया जाता है। बकरवाल 19 सालों के लिए, यानी 19 सालें जो बनती हैं बकरवाल के बाल से ही बनती हैं, और ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। मारवाड़ी जो है, मारवाड़ी जो भेड़ है इससे मोटी और रुक्ष ऊन प्राप्त होता है, ये गुजरात में पाया जाता है। पाटनबाड़ी ये हौजरी की ऊन इससे प्राप्त होता है और ये गुजरात में पाया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। भेड़ों के ऊन की छँटाई करने वाले व्यक्ति कभी कभी एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भेड़ों की ऊन की छँटाई करने वाले या भेड़ों की ऊन को काटने वाले व्यक्ति किस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, किस जीवाणु से ग्रसित हो जाते हैं? कौन से जीवाणु से? तो एंथ्रेक्स नामक जीवाणु से संक्रमित हो जाते हैं, जो घातक रोग का कारक है, जिसे शूटर्स रोग कहते हैं। ऑप्शन ऐसे भी बन सकते हैं क्वेश्चन, एंथ्रेक्स नामक जीवाणु से कौन सा रोग होता है? तो एंथ्रेक्स नामक जीवाणु से शूटर्स रोग होता है। ठीक ना? और एंथ्रेक्स किसके चलते होता है? तो भेड़ों के ऊन की छँटाई करने वाले व्यक्ति में, ठीक है ना, एंथ्रेक्स जीवाणु संक्रमित हो जाता है, जिसके चलते उनके अंतर्गत शूटर्स रोग हो जाता है। इसी प्रक्रिया को व्यावसायिक संकट कहते हैं। किसको? जब कोई व्यक्ति भेड़ के बाल को छँटाई करता है तो एंथ्रेक्स नामक जीवाणु से वह संक्रमित हो जाता है, उसके अंदर शूटर्स रोग पैदा हो जाता है, और इसी को व्यापारिक संकट कहते हैं या रुधिर संबंधी बीमारी कहते हैं। यानी ये जो शूटर्स रोग है एक ऐसा बीमारी है तो खून से संबंधित होता है। आगे बात करते हैं, चूँकि हम लोग रेशम के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि रेशम का जो कीट है इसी को बॉम्बेक्स मोरी कहते हैं। क्लास 6 में हमने पढ़ा था, ठीक ना, कि रेशम के कीट को बॉम्बेक्स मोरी कहते हैं। और रेशम के कीट जब अंडा देता है तो शहतूत के पत्ती पर देता है, और यही अंडा आगे चलकर लार्वा बनता है जिसे हम लोग कैटरपिलर कहते हैं, और फिर यही लार्वा प्यूपा बनता है, और प्यूपा अवस्था से जो कुकुन होता है उसी से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? रेशम प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो कोकून में से रेशे निकालने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहते हैं। यानी कोकून से, ये जो कोकून है इस कोकून से जो हम लोग रेशे प्राप्त करते हैं इसी प्रक्रिया को रेशम की रीलिंग कहते हैं। रेशम उद्योग चीन से प्रारंभ हुआ, यहाँ उद्योग रहेगा। रेशम उद्योग कहाँ से प्रारंभ हुआ? चीन से प्रारंभ हुआ। इसके हम लोग इस लाइन को हम लोग कल भी पढ़े थे। भेड़ के बालों की सफाई करना अभिमार्जन कहलाता है। यानी जो भेड़ के बाल हैं उसकी सफाई अगर आप कर रहे हैं तो उसको अभिमार्जन कहते हैं। आगे अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 के बारे में, जिसे ऊष्मा पढ़ते हैं। अब ध्यान रखना है कि ताप मापने की युक्ति तापमापी या थर्मामीटर कहलाती है। क्योंकि जितने भी, देखिए, जैसे जैसे आप चैप्टर वाइज आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी जो है जो डिफ़िकल्टीज है वो बढ़ती जाएंगी और क्वेश्चन पूछने की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ताप मापने की युक्ति क्या कहलाएगी? तापमापी, और इसी को थर्मामीटर भी कहते हैं। ऊष्मा का मात्रक जूल या कैलोरी होता है। यानी ऊष्मा दोनों में मापा जाता है, जूल और कैलोरी में। 1 कैलोरी
4.1 जूल के बराबर होता है। 1 कैलोरी बराबर 4.1 जूल के बराबर होता है, याद रखना। डॉक्टरी थर्मामीटर का जो रेंज होता है यह 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। यानी 35 डिग्री सेल्सियस से शुरू होकर 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। मानव शरीर का तापमान भी 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच ही होता है। हम बात करते हैं स्वस्थ मनुष्य के तापमान के बारे में। तो स्वस्थ मनुष्य का तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। इसी को हम लोग 98.6 फ़ारेनहाइट बोलते हैं और इसी को हम लोग 310 केल्विन भी कहते हैं। यानी एक स्वस्थ व्यक्ति का तापमान जो है 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 फ़ारेनहाइट, 310 केल्विन होता है। ठीक ना, ये तीनों क्या है, तीनों बराबर है आपस में। अब बात करते हैं यंत्र में भरा पदार्थ, मतलब कि ये जो युक्ति होती है इस युक्ति में क्या भरा होता है। तो देखिए, जो द्रव्यमापी होता है, द्रव्य तापमापी मतलब कि द्रव्य का, तरल पदार्थ का तापमान मापने वाली जो युक्ति होता है उसमें पारा और एल्कोहल भरा होता है। क्या भरा होता है, पारा और एल्कोहल। पारा कितनी डिग्री सेल्सियस पे, तो 39 डिग्री सेल्सियस पे, और जो एल्कोहल होता है -115 डिग्री सेल्सियस पे भरा होता है। जो गैस तापमापी होता है, गैस का तापमान जो मापने वाला जो युक्ति होता है उसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन भरा होता है। याद रखना है ये सब, ठीक ना। और ये 500 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जो है 1500 डिग्री सेल्सियस पे भरा होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर की बात करें तो डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा भरा जाता है और 94 फ़ारेनहाइट से 100 फ़ारेनहाइट तक होता है। पूर्ण विकिरण की बात करते हैं जिसे पायरोमीटर कहते हैं। ये अत्यधिक जो सबसे कहिए कि सबसे ज़्यादा उच्च तापमान मापने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे सूर्य का तापमान मापना है, नाभिकीय रिएक्टर के तापमान मापना है, तो वहाँ पे पूर्ण विकिरण या पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बात करें तो अधिकतम तापमान किसी भी वस्तु का अनिश्चित होता है। मतलब कि किसी वस्तु का अधिकतम तापमान कितना होता है, तो यह कहना उचित नहीं है कि इतना होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ का अधिकतम तापमान का बारे में पता नहीं लगाया जा सकता। परंतु सबसे न्यूनतम तापमान जो है ये पता है, -273 डिग्री सेल्सियस, या जो है जिसे परम शून्य ताप भी कहते हैं। ठीक ना, यानी -273 डिग्री जो सेल्सियस जो तापमान होता है इसी को परम शून्य ताप कहते हैं, और इससे कम तापमान किसी भी चीज़ का नहीं होता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं ऊष्मा की चालन की विधियाँ। देखिए, जो भी तापमान होता है उसमें होता है, उसके चलने की एक विधि होती है, एक तरीका होता है। ठीक है, जिसमें पहला आता है चालन। चालन में केवल ठोस में अणु स्थायी नहीं देखिए, जो चालन होता है ये केवल ठोस पदार्थों में होता है। जो भी ठोस पदार्थ होते हैं उसी में चालन होता है। और चालन में क्या होता है कि पदार्थ के जो अणु होंगे उनके स्थान नहीं बदलता है। जैसे लोहे का छड़ गर्म होना, आप लोहे के छड़ को, अगर छड़ लंबा है उसको गर्म करेंगे, आग पर रखेंगे, तो एक तरफ से वह लोहा गर्म होते हुए दूसरी छोर चला जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ पे उस छड़ का कण तो स्थान तो नहीं बदल रहा है, बल्कि वो सिर्फ गर्मी जो है तापमान एक छोर से चलते हुए दूसरे छोर तक पहुँच गया, इसी को चालन कहते हैं। दूसरी बात करते हैं संवहन। संवहन किस में होता है, तो द्रव्य और गैस दोनों में होता है। इसमें क्या होता है, संवहन में जो अणु होते हैं पदार्थ के वह अपना स्थान बदलते रहते हैं। जैसे बात करते हैं, अगर आप पानी को एक बर्तन में लेकर गर्म करेंगे तो देखते हैं कि जैसे जैसे आप उस पर आग लगती जाती है बर्तन पे, तो पानी गर्म होना शुरू हो जाता है, और जैसे पानी गर्म शुरू होता है तो वह खौलना शुरू होता है, नीचे का पानी ऊपर आने लगता है और ऊपर का पानी नीचे जाने लगता है, यानी वह अपना स्थान बदल रहा है। इसी तरह से गैस में भी होता है। गैस गर्म होगा
तो इस स्थान से उड़कर उस स्थान तक जाता रहता है। इस तरह से वो भी अपना स्थान बदलता है। तो संवहन दोनों में होता है, द्रव्य और गैस दोनों में होता है, और इसमें पदार्थ के अणु अपना स्थान बदलते रहते हैं। ठीक है। विकिरण की बात करें तो विकिरण निर्वात में होता है। विकिरण कहाँ पर होता है? निर्वात में होता है। और सूर्य के प्रकाश का धरती पर पहुंचना, ये क्या है? विकिरण का ही उदाहरण है। ठीक है। हम बात करते हैं जल तथा वायु को ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। यानी जो जल है, जो वायु है, यह ऊष्मा का क्या है? तो कुचालक है। वायु तथा वायुमंडल का गर्म होना संवहन द्वारा। देखिए, जो वायु है, हवा, और जो हमारा वायुमंडल है, दोनों संवहन विधि द्वारा ही गर्म होता है। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यानी जो प्रयोगशाला तापमापी होता है उसका जो रेंज होता है -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, आपने पहले ही देख लिया है। ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर गमन करता है। ठीक है, ये भी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है। बात करते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की, अम्ल, क्षार और लवण। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहते ही रहते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो एसिड शब्द एसियर से आया है, जो लैटिन के शब्द हैं। इसका अर्थ होता है खट्टा। ठीक है, अम्ल खट्टा होता है। अम्ल कैसा होता है? तो खट्टा होता है। और एक कैसे पता चलेगा? तो आपने दही खाया होगा, नींबू खाया होगा, सिरका खाए होंगे। तो दही, नींबू, सिरका, इन सभी में अम्ल पाया जाता है और अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। क्षार का स्वाद कड़वा होता है। कैसे पता चलेगा कि कोई क्षार है? तो उसका स्वाद कड़वा रहेगा, प्लस जब उसको हम लोग स्पर्श करेंगे, छुएंगे, तो साबुन के जैसा फील होगा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं। ठीक है। सोरेनसन ने पीएच स्केल की खोज की थी। गजब की लाइन है। ऑप्शन क्वेश्चन बन जाएगा, पीएच स्केल की खोज किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन में रहेगा सोरेनसन, ध्यान दे मार देना है, सोरेनसन के द्वारा। ठीक है। अम्ल तथा क्षार का सूचक, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखिए, जो भी अम्ल या क्षार के सूचक होते हैं, इसमें हल्दी आता है, लिटमस आता है, गुड़हल की पंखुड़ी आती है, इसके अलावा और भी चीज़ें आती हैं। ठीक है ना, निफेंथिस आता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। अब देखिए, बात करते हैं सबसे पहले हम पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल के बारे में आप जानते हैं, पीएच स्केल 0 से लेकर 14 तक होता है। कहाँ तक होता है? 14 तक। ये जो पीएच स्केल है, इस पीएच स्केल में 0 से लेकर 7 के बीच में, ये जो 0 से लेकर 7 के बीच में होता है, यहाँ पे अम्ल के बारे में पता चलता है, और 7 से 14 के बीच में क्षार के बारे में। यानी हम ये कहें कि 0 से लेकर 1 के बीच में, 3.5 के बीच में, 0 से लेकर 3.5 के बीच में जो है प्रबल अम्ल के बारे में पता चलता है, और 3.5 से 7 के बीच में दुर्बल प्राकृतिक अम्ल के बारे में पता चलता है। वहीं 7 से लेकर 10.5 तक दुर्बल क्षार का पता चलता है, और 10.5 से 14 के बीच में प्रबल क्षार के बारे में पता चलता है। यानी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 13.5 किसी क्षार का प्रवृत्ति है, तो प्रबल क्षार है कि दुर्बल क्षार है, तो कहेंगे भाई प्रबल क्षार है, क्योंकि 10.5 से ऊपर है। ठीक ना। चलिए आगे बात करते हैं हम। लिटमस पेपर लाइकेन से प्राप्त होता है। किसी से प्राप्त होता है? तो लाइकेन से प्राप्त होता है। यह अम्लीय विलयन में लाल तथा क्षारीय विलयन में नीला हो जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन तो बिल्कुल पूछा ही जाता है। यानी लिटमस पेपर किसका बना होता है? तो लाइकेन से प्राप्त होता है, पहली बात। दूसरी बात, लिटमस पेपर अम्लीय विलयन में लाल हो जाता है, क्षारीय विलयन में नीला हो जाता है।
यह सामान्य दो रंग लाल तथा नीले पट्टी में उपलब्ध होता है। यानी जो लिटमस पेपर है लाल और नीला दोनों रंग में आता है। अगर लाल लिटमस आप लिए हैं तो जैसे ही उस पर हम लोग क्षार डालेंगे वो नीला हो जाएगा। अगर आप नीला लिटमस पेपर लेकर आए हैं जैसे ही अम्ल डालेंगे वह लाल हो जाएगा। ठीक ना। अब देखिए गुड़हल पर जब आप अम्ल डालेंगे तब ये गुलाबी हो जाता है या मैजेंटा हो जाता है, लेकिन उसी गुड़हल पर जब आप क्षार डालेंगे तो ये हरा हो जाएगा। याद रखना, गुड़हल पर जब हम लोग अम्ल डालेंगे तो गुलाबी हो जाएगा, उसी गुड़हल पर जब हम लोग क्षार डालेंगे तो वो हरा हो जाएगा। जबकि लिटमस जो लाल लिटमस होता है, लाल लिटमस पर जब हम लोग क्षार डालेंगे तो नीला हो जाएगा और नीले लिटमस पर जब अम्ल डालेंगे तो लाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं अम्ल के बारे में। तो देखिए जो भी अम्ल या एसिड होता है वह H+ आयन देता है। क्या देता है? H+ आयन। ठीक है। अब कुछ प्राकृतिक अम्ल के बारे में यहाँ पे कुछ उदाहरण दिया गया है, इसे जानना जरूरी है, यहाँ से एग्जाम में भी पूछा गया था। अब देखिए जो सिरका होता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल पाया जाता है किसमें? सिरका में। ठीक है। और ये भी ध्यान रखिएगा सिरका कोलाइडल नहीं होता है, सिरका कोलाइडल नहीं होता है। यही क्वेश्चन क्लास 6 to 8 के एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, सिरका कोलाइडल नहीं होता है। चलिए एसिटिक अम्ल किस में पाया जाएगा? सिरका में। फार्मिक अम्ल किस में मिलेगा? तो फार्मिक अम्ल चींटी के डंक में मिलता है, नीटल की पत्ती में मिलता है। साइट्रिक अम्ल किस में मिलेगा? तो नींबू में, यानी नींबू कुल के जितने भी फल हैं उसमें मिलेगा, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया। ठीक है। लैक्टिक अम्ल किस में मिलेगा? तो लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। एक्जोलिक अम्ल किस में पाया जाएगा? तो पालक और टमाटर में। टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाएगा? तो इमली, अंगूर, कच्चा आम। लीजिए ये भी एग्जाम में पूछा गया था कि कच्चा आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है, और मैक्सिमम लोग गलत करके आए थे। कच्चा आम में क्या पाया जाएगा? तो इमली, कच्चा आम, अंगूर, इन सभी में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। उपरोक्त सभी अम्ल प्राकृतिक में उपलब्ध हैं या पाए जाते हैं। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्षार के बारे में। पीछे हमने पढ़ा कि जो अम्ल होते हैं, जो एसिड होते हैं वह H+ आयन देते हैं, जबकि जो क्षार होते हैं वह OH- आयन देते हैं। ठीक है। अब देखिए क्षार के कुछ उदाहरण दिया गया है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ मिलेगा? चूने के पानी में। अमोनिया हाइड्रोक्साइड ये कहाँ मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको खिड़की के कांच में या साफ करने के अपमर्जक में। सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यह साबुन में पाया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किस में पाया जाएगा? तो दूधिया मैग्नीशियम, यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में, जिसको हम लोग इनो पीते हैं ना भाई, इनो, उसी इनो में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। यानी देखते हैं ना जब हमारे शरीर में एसिडिटी होता है तो कहते हैं भाई बहुत एसिडिटी होगा, थोड़ा सा इनो वगैरह पिलाओ, तो फटाक से आप इनो लाते हैं, एक गिलास में घोलते हैं और पी लेते हैं। तो हमारे शरीर में जो एसिडिटी हुआ रहता है, एसिड बढ़ा रहता है, जैसे ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षार हमारे पेट में जाता है, दोनों मिलके क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं, लवण बन जाता है और हमारे शरीर की एसिडिटी खत्म हो जाती है। इसी को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं निफ्लेंथिस। तो देखिए सॉरी फिनोल्फेनेथिस जो है, ये फिनोल्फेथिस ये क्षार में गुलाबी रंग देता है, जबकि जो फिनोल्फेथिस है ये अम्ल में रंगीन हो जाता है। कहने का मतलब है कि फिनोल्फेनेथिस जो है ये क्षार में कैसा रंग देगा? तो गुलाबी, और यही फिनोल्फथेनिन यह अम्ल में कैसा रंग देगा? तो रंगहीन हो जाएगा।
एक चीज़ समझिए कि जब हम लोग अम्ल को क्षार में मिलाते हैं तो साल्ट बनता है। क्या बनता है? साल्ट। यानी अम्ल और क्षार का जो विलयन होता है उसमें लवण बनता है, साल्ट बनता है। अब यहाँ पे भी आपको समझना है कि लवण उदासीन प्रवृत्ति का होता है। लवण कैसा होता है? उदासीन प्रवृत्ति का, यानी लवण में क्षार और अम्ल का जो है प्रवृत्ति देखने को नहीं मिलती है। कब? जब दोनों की मात्रा बराबर बराबर हो। यानी जब अम्ल और क्षार दोनों की मात्रा बराबर होती है तब लवण क्या हो जाता है? उदासीन होता है। ठीक है। अम्ल तथा क्षार की बराबर मात्रा में मिलाने पर लवण नमक बनता है। यानी जब अम्ल और क्षार दोनों बराबर मात्रा में मिलेंगे तभी क्या होगा? नमक बनेगा, लवण बनेगा। तथा जल और उष्मा निकलता है। देखिए समझिए कि जब हम लोग अम्ल और क्षार को बराबर मात्रा में मिलाते हैं तो नमक बनता है, यानी लवण बनता है। और इसी दौरान क्या होता है? जल का निर्माण होता है और उष्मा रिलीज होती है। इसे उदासीनीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। इसी को कहा जाता है उदासीनीकरण की प्रक्रिया। ठीक है। देखिए HCl और NOH को जब मिलाते हैं तो NaCl यानी नमक बन गया, हाइड्रोजन जो मतलब कि जल बन गया और उष्मा रिलीज हुई। आगे हम बात करते हैं चींटी के डंक के प्रभाव को खत्म करने के लिए खाने का सोडा यानी बेकिंग हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा केलेमाइन विलयन मिलाकर मलकर किया जाता है। मतलब कि अगर आपको चींटी काट दी है, डंक मार दी है, तो खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा या जिसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं उसको क्या करना है? शरीर पे मल देना है, या केलेमाइन की विलयन को शरीर पे मल देंगे तो जिंक कार्बोनेट होता है तो चींटी का डंक खत्म हो जाएगा। ठीक है। और ध्यान रखिएगा चींटी के डंक में क्या होता है? तो चींटी के डंक में जिंक कार्बोनेट होता है। ठीक है। आगे माफ़ी चाहूँगा, चींटी के डंक में जिंक कार्बोनेट नहीं पाया जाता है, बल्कि अपने पिछले पढ़ाए कि उसमें फार्मिक एसिड पाया जाता है। ठीक है। अब देखिए ये जो कैलेमाइन होता है तो कैलेमाइन के विलयन को मिलाकर किया जाता है, इसमें जिंक कार्बोनेट होता है। हम बात करते हैं अम्लीय मृदा की। तो अम्लीय मृदा में बिना बुझा हुआ चूना जिसको कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है, तो अम्लीय मृदा में बिना बुझा हुआ चूना जिसे कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है अथवा बुझा हुआ चूना जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, इसको क्षार के उपयोग से ठीक किया जाता है। मतलब कि अगर आपकी मृदा में, आपकी ज़मीन में, आपकी जो है खेत में मिट्टी अम्लीय हो गई है तो आप जो है कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिलाकर उस अम्लता को ख़त्म कर सकते हैं। यदि मृदा क्षारीय हो गई है तो उसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। ठीक है। कारखाने का अपशिष्ट अम्लीय होता है, यानी कारखाने से जो भी अपशिष्ट पदार्थ निकाले जाते हैं वह अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। ठीक है। बात करते हैं इसलिए इसे विसर्जन से पहले क्षार मिलाया जाता है। मतलब कि कारखाने से जो भी अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकाले जाते हैं, चूँकि वह अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, इसीलिए उसको नदी में या कहीं पर रिलीज करने से पहले उसमें क्षार मिला दिया जाता है ताकि वो न्यूट्रल हो जाए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अम्लीय वर्षा के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया था 1 से 5 में, और पता है 90% लोग गलत करके आए थे इस क्वेश्चन को, क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं था कि कार्बन डाइऑक्साइड भी अम्लीय वर्षा का कारण बनता है। सब कोई सल्फर डाइऑक्साइड रट के गया था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रट के गया था, लेकिन किसी ने कार्बन डाइऑक्साइड को पढ़ा ही नहीं था जल्दी। तो भाई जब आप NCERT पढ़ोगे तब ना पता चलेगा, इस तरह के ज़बरदस्त नोट्स पढ़ोगे तब ना पता चलेगा। अब देखिए अम्ल वर्षा जो है इसका कारण है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बनिक अम्ल बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, और
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से नाइट्रिक अम्ल बनता है और इन्हीं के चलते अम्ल वर्षा होती है, जिसके कारण भवन, इमारत, पौधे और जंतु को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, इतने बात आपको समझ में आएगा। यहाँ पे आपको याद रखना है अम्ल वर्षा के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जिम्मेदार होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं क्लास 7th के छठा चैप्टर के बारे में, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर। भौतिक परिवर्तन आप जानते हैं कि ऐसे परिवर्तन जिसमें केवल आकार, आमाप, साइज, रंग, अवस्था और भौतिक गुण में परिवर्तन होता है यहाँ पे। ठीक ना, और इस बात को ध्यान रखना है कि इस परिवर्तन में क्या होता है, भौतिक गुण में ही परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन में केवल भौतिक गुण में परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन उत्कर्णीय होता है। उत्कर्णीय का मतलब कि इसको हम लोग पलट सकते हैं, ठीक ना, दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। इसमें नया पदार्थ नहीं बनता, यानी भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता। ठीक ना, जैसे अगर आप रोटी बना रहे हैं, रोटी को अपने गोल कर दिए हैं, मतलब कि आटा को अपने गोल बना लिए हैं, उसके बाद फिर अगर आप उसको चपटा करके जो है उसको रोटी की शेप दे देंगे तो उसका आकार तो बदल गया, ठीक ना, तो इसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। लेकिन फिर मन करे तो उस जो रोटी को आपने बेल दिया है उसको फिर चाहे तो फिर उसको इधर उधर करके उसको फिर गोले में बना सकते हैं, मतलब कि उसको पलट सकते हैं। ठीक है, जैसे मोम का पिघलना। देखिए, मोम का पिघलना यह भौतिक परिवर्तन है, लेकिन मोम का जलना रासायनिक परिवर्तन है। क्योंकि सीधी सी डिफरेंस है कि भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। तो मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, धातु को गर्म करने पर लाल हो जाना ये भी भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अब हम रासायनिक परिवर्तन के बारे में। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, इसमें नया पदार्थ बनता है, गंध में परिवर्तन होता है, यानी उसकी कुछ जो महक है उसमें परिवर्तन हो जाएगा, नया गंध बन सकता है। यह उत्क्रमणीय नहीं होता है, मतलब कि जब एक बार रासायनिक परिवर्तन हो गया तो दोबारा उस परिवर्तन को हम लोग पलट नहीं सकते। मतलब कि एक बार जब रोटी तवे पर सेका गई तो उसमें रासायनिक परिवर्तन हो गया, दोबारा आप उस रोटी से आटे की लेई नहीं बना सकते हैं, ठीक ना, या उसको आटा में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक बात और कि रासायनिक परिवर्तन में ऊष्मा, प्रकाश और विकिरण निकल सकते हैं या इसकी अवशोषण हो सकता है। यानी रासायनिक परिवर्तन में हो सकता है कि ऊष्मा निकल जाए, प्रकाश निकल जाए, विकिरण निकल जाए, या ऊष्मा, प्रकाश, विकिरण का अवशोषण हो जाए। जैसे मोम का जलना, मोम का जलना रासायनिक परिवर्तन, फलों का पकना रासायनिक परिवर्तन, मैग्नीशियम का जलना रासायनिक परिवर्तन, पाचन, हमारे शरीर में जो पाचन होता है वो भी रासायनिक परिवर्तन है, श्वसन जो हम लोग सांस लेते हैं ये भी रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि इसी श्वसन के कारण हमारे शरीर में भोजन बनता है, ठीक ना, भोजन का विघटन होता है। दूध का दही में बदलना, दूध से दही बनता है, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। नया पदार्थ रासायनिक परिवर्तन के द्वारा ही बनता है। रंग में परिवर्तन हो सकता है, गैस बन सकता है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना है रासायनिक परिवर्तन के बारे में। ठीक है, कभी कभी आप देखिएगा कि पूछा जाता है कि लोहे में जंग लगने से होता है, ऑप्शन दे देगा, लोहे का वजन बढ़ जाता है, लोहे का वजन सामान्य रहता है, लोहे का वजन घट जाता है। तो ऑप्शन क्या मारेगा? ऑप्शन यहाँ पे डी मारना पड़ेगा। क्योंकि देखिए जब जंग लगता है तो शुरू शुरू में लोहे का वजन बढ़ता तो है, लेकिन उसके बाद लोहे का वजन घटना शुरू हो जाता है, ठीक ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं धातु के बारे में। अब देखिए धातु जो है इसके कुछ अयस्क होते हैं, जैसे पारा का अयस्क सिनेबार होता है,
याद रखिएगा। शीशे का यस्क गैलेना होता है, एल्युमिनियम का यस्क बॉक्साइट होता है, यूरेनियम का यस्क पिच ब्लेड होता है। इसको याद रखना है, ठीक ना। आगे बात करते हैं। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल अथवा जलवाष्प दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। यह रासायनिक परिवर्तन है। मतलब कि लोहे में जंग लगना है तो लोहे के आसपास ऑक्सीजन उपस्थित होना चाहिए प्लस जल अथवा जलवाष्प होना चाहिए, ठीक ना। और जंग लग जाता है तो उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। लोहे पर पेंट, ग्रीज की परत तथा क्रोमियम अथवा जास्ता जिंक की परत चढ़ाकर जंग से बचाया जा सकता है। यानी अगर लोहे को जंग से बचाना तो क्या कर सकते हैं, उसको पेंट कर देंगे, उस पर हम ग्रीज की परत चढ़ा देंगे, क्रोमियम या जस्ता जिसको हम लोग जिंक बोलते हैं उसकी परत चढ़ा लेंगे तो हो सकता है कि लोहे पर जंग न लगे। यसद लेपन, इसी को जस्तीकरण या इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है तो लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। यानी को ऑप्शन दे क्वेश्चन दे दे यसद लेपन, जस्तीकरण या ग्लोबलाइजेशन क्या है, तो सीधी सी बात है लोहे पर हम जिंक की परत चढ़ा देते हैं ताकि लोहे पर जंग न लगे। इसी को यसद लेपन, जस्तीकरण या इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। जंग लगने पर पहले लोहे का भार बढ़ता है फिर घट जाता है। क्रिस्टलीकरण के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्रिस्टलीकरण के बारे में ध्यान रखिएगा कि किसी पदार्थ को शुद्ध तथा बड़ी अमाप के क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। मतलब कि क्रिस्टलीकरण के द्वारा ही हम क्या करते हैं, किसी पदार्थ की शुद्ध मात्रा और बड़ी माप के क्रिस्टल उसके विलयन से प्राप्त कर लेते हैं। यह भौतिक परिवर्तन होता है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। इसलिए रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि जब प्रकाश संश्लेषण होता है तब भोजन का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है, ठीक ना। जंग का रासायनिक नाम हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, लीजिए यही एग्जाम में पूछा गया था। यह भी एग्जाम में आया हुआ लाइन है कि जंग का रासायनिक नाम क्या होता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है, ठीक ना। एकदम हूबहू लाइन पूछा था कि जंग का रासायनिक नाम क्या होता है, तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है। बताइए, ऐसा ही मैंने नहीं बोला था कि कॉफ़ी इतनी ज़बरदस्त है कि 46 क्वेश्चन मैच किया था टीआरई थर्ड के एग्ज़ाम में। बात करते हैं 7वें चैप्टर के बारे में। मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप द्वारा अनुकूलन। मौसम क्या होता है, तो आप देखते हैं कि दिन प्रतिदिन में हमारे मौसम में जो परिवर्तन होता है, जो परिस्थिति होती है, उसी को मौसम कहा जाता है। मतलब कि किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संबंध में वायुमंडल के प्रतिदिन की ये घटना होती है, इसी को मौसम बोलते हैं। मौसम के घटक के बारे में, मौसम के जो घटक हैं इसमें आता है तापमान, आता है आर्द्रता, अन्य कारक में वर्षा, वायु वेग आता है, ठीक है। आपको याद रखना है कि मौसम के कौन कौन से घटक हैं, तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग। वर्षा को वर्षा मापी द्वारा या रेन गेज के द्वारा मापा जाता है। वर्षा किसके द्वारा मापा जाता है, तो रेन गेज के द्वारा या वर्षा मापी के द्वारा मापा जाता है। कुछ युक्ति यहाँ पे दिया गया है और वह किसको मापता है ये भी समझ लीजिए। रेन गेज के द्वारा वर्षा को मापते हैं। लैक्टोमीटर के द्वारा हम लोग दूध की शुद्धता को मापा जाता है। हाइड्रोमीटर, ध्यान रखिएगा, हाइड्रोमीटर से जल के अपेक्षित घनत्व मापा जाता है, जबकि हाइग्रोमीटर से अपेक्षित आर्द्रता मापा जाता है। या सिर्फ ऐसे भी दे दे आर्द्रता किसी में, ये तो क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई टीआरई 2 या 3 में, जो पेपर कैंसिल हुआ था वहाँ पे दिया था हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है,
आर्द्रता मापा जाता है, ठीक है ना। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है, तो जल के अपेक्षित घनत्व। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापी जाती है। मैनोमीटर से गैसों के दाब मापा जाता है। अल्टीमीटर से ऊंचाई मापी जाती है। सोनार से नौ संचालन, समुद्र के अंदर पहाड़, समुद्र के अंदर जो है चट्टान, इन सभी को मापा जाता है। समुद्र के अंदर जहाज को खोजा जाता है सोनार के द्वारा। ये क्वेश्चन अभी टीआरई 3rd में पूछा गया था, सोनार से क्या मापा जाता है, और मैक्सिमम लोग गलत करके आए थे। रडार से वायुयानों की गति को मापा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है, ये भी क्वेश्चन टीआरई 3rd का है। सूर्य में क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। पृथ्वी के थल क्षेत्र समुद्र और वायुमंडल द्वारा अवशोषित और परावर्तित की जाने वाली ऊर्जा भी किसी स्थान पर मौसम को निर्धारित करने में सहायक होती है। मतलब कि पृथ्वी के जो थल क्षेत्र हैं, समुद्र है, वायुमंडल के द्वारा अवशोषित और परावर्तित की जाने वाली जो ऊर्जा है किसी स्थान पर, ये भी मौसम को निर्धारित करते हैं कि वहाँ का मौसम कैसा होगा। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं ध्रुवीय भालू के बारे में, ठीक है। अब देखिए, जो ध्रुवीय भालू होता है इसके सफ़ेद बाल होते हैं, इसी कारण से यह आसानी से दिखाई नहीं पड़ता है। शरीर पर बालों की 2 परत पाई जाती है, यानी ध्रुवीय भालू के शरीर पर 2 मोटी परत पाई जाती हैं बालों की। शरीर शीतरोधी होता है और इसे गर्म रखता है। शरीर में त्वचा के नीचे वसा की परत पाई जाती है, जिससे इनको कम ठंड लगती है और इनकी सूंघने की शक्ति जो है वह तीव्र होती है। नाखून मुड़े हुए होते हैं, लंबे होते हैं, पौने होते हैं, जिससे बर्फ पर चलने में सहायता मिलता है। आगे बात करते हैं पेंगुइन के बारे में। तो पेंगुइन अपने को गर्म रखने के लिए समूह में रहते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पेंगुइन समूह में क्यों रहते हैं? तो ऑप्शन दे देगा, मित्रता निभाने के लिए, खुद को गर्म रखने के लिए, या जानवरों को डर से, ठीक ना। तो ध्यान रखना कि पेंगुइन अपने को गर्म रखने के लिए, अपने बॉडी को गर्म रखने के लिए वे हमेशा समूह में रहते हैं। पेंगुइन व ध्रुवीय भालू अच्छे तैराक होते हैं। दोनों पेंगुइन और पोलर बियर दोनों अच्छे तैराक होते हैं। पेंगुइन का शरीर धारारेखीय होता है। धारारेखीय मतलब कि आसानी से पानी में तैर सके। साइबेरियन पक्षी प्रत्येक वर्ष राजस्थान, भरतपुर, हरियाणा में सुल्तानपुर जगह है, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज कहते हैं, यहाँ पर आते हैं। ऑप्शन दे देगा, साइबेरियन पक्षी निम्न जगहों पर आती हैं। ऑप्शन रहेगा राजस्थान की भरतपुर, हरियाणा के सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद। ऑप्शन दे देगा, उपरोक्त में से एक से दे, उपरोक्त में कोई नहीं। ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर, क्योंकि साइबेरियन पक्षी राजस्थान के भरतपुर, हरियाणा के सुल्तानपुर और उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में ठंड के मौसम में आती हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पश्चिमी घाट तथा असम में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पश्चिमी घाट में और असम में पाए जाते हैं। इस लाइन को याद रखना है। लाल नेत्र वाला मेढक के पैर के तलवे चिपचिपे होते हैं, जिसके कारण ये पेड़ पर रहता है। यानी लाल नेत्र वाला जो मेढक होता है, इसके पैर के तलवे चिपचिपे होते हैं और इसी के चलते यह मेढक जो है पेड़ पर रहता है। लायन टेल्ड, जिसे दाढ़ी वाला एप कहते हैं, जो लंगूर होता है, पश्चिमी घाट के वर्षा वन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो पश्चिमी घाट के वर्षा वन में पाया जाता है। कौन? लायन टेल्ड। अतिशीत मौसम से बचने के लिए प्रवास का एक अन्य साधन है। मतलब कि अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा शीतलहर हो रही है, ठंड पड़ रही है, तो वहाँ से बहुत सारे जानवर क्या करते हैं, पलायन कर जाते हैं। जैसे साइबेरियन पक्षी क्या होती है, जो ये रूस वगैरह होता है, तो उधर से उड़कर क्या होता है, ये साइबेरियन पक्षी चली जाती है कहाँ पे? भारत में।
चूँकि वहाँ पे ठंड के दिन में और ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है। चैप्टर नंबर 8 है पवन, तूफान और चक्रवात। अब हम बात करते हैं 18 अक्टूबर 1999 को उड़ीसा के तट पर खतरनाक चक्रवात आया था। ठीक है, अब देखिए जब पवन जो है, पवन की वेग बढ़ती है तो वायुदाब घट जाता है। पवन की वेग बढ़ती है तो वायुदाब क्या होता है, घट जाता है। यानी अधिक वायुदाब जो है, अधिक वायुदाब क्या होता है, वायु या पवन का कम वायुदाब, मतलब कि जो पवन है वो अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की तरफ चलता है। पवन का वेग बढ़ने से वायुदाब कम हो जाता है। इसको आप समझिए अच्छे से कि जब पवन की गति कहीं बढ़ती है तो वायुदाब क्या होता है, कम पड़ जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब हवा चलती है और आप किसी रस्सी पे अपना कपड़ा डाल रखा है सूखने के लिए, तो जैसे ही हवा चलती है देखते हैं कि तो आपका कपड़ा क्या होता है, ऐसे उड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि हवा चलने के कारण उस कपड़े पर हवा चलने से पहले जो दाब पड़ रही थी, अब वो दाब कम हो गई और इसलिए वह हवा उड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है कि पवन का वेग बढ़ने से वायुदाब क्या होता है, कम हो जाता है। पवन सदैव अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की ओर गमन करता है। वायुदाब में अंतर होने से वायु चलती है, मतलब कि वायु का दाब अंतर होगा तभी चलेगी। किसी तरफ ज़्यादा वायुदाब रहेगा, किसी तरफ कम वायुदाब रहेगा, तभी पवन चलेगी। अगर दोनों तरफ समान रहेगा तो कहाँ चलेगा, नहीं चलेगा। ठीक है, पवन धाराएं पृथ्वी की असमान रूप से गर्म होने के कारण चलती है। आप देखते हैं कि कहीं भी पृथ्वी ज़्यादा गर्म हो जाती है, कहीं पे कम गर्म होती है। तो जहाँ पे पृथ्वी अधिक गर्म हो जाती है वहाँ पे वायु भी गर्म हो जाती है और ऊपर उठने लगती है। उसी के जगह को भरने के लिए आसपास की जो ठंडी वायु होती है वो वहाँ पे आकर उस जगह को भरना शुरू कर देती है और यहीं से क्रिएट हो जाता है, मतलब कि एक जगह जहाँ पे ये हवाएं चलना शुरू कर देती हैं। चक्रवात निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र होता है। चक्रवात कैसा क्षेत्र होता है, तो निम्न वायुदाब वाला। चक्रवात का केंद्र, जिसे हम लोग आई बोलते हैं, शांत होता है। मतलब कि चक्रवात का, जैसे मान लीजिए कि ये चक्रवात चल रहा है, चक्रवात ये चल रहा है, तो इसके बीच का ये जो केंद्र है ये क्या बिल्कुल शांत होता है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का, ठीक ना, कोई चीज़ नहीं होती है। इसके व्यास जो है 10 से 30 किलोमीटर होता है। यानी ये जो चक्रवात चल रहा होता है इसका जो व्यास है ये 10 से 30 किलोमीटर होता है और चक्रवात का क्षेत्र 150 किलोमीटर तक हो सकता है। यानी ये जो पूरा क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र 150 किलोमीटर तक फैल सकता है। इस बात को ध्यान रखना है। चक्रवात को अमेरिका महाद्वीप में हरिकेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हरिकेन। ऑप्शन बिल्कुल क्वेश्चन पूछ सकता है, अमेरिका में चक्रवात को क्या कहा जाता है। ऑप्शन दे देगा, टॉर्नेडो, हरिकेन, टाइफून। ठीक ना, तो ध्यान रखिएगा, चक्रवात को अमेरिका महाद्वीप में हरिकेन कहा जाता है। फिलीपींस और जापान में इसी को टाइफून बोला जाता है और हमारे यहाँ चक्रवात तो चलता ही है। फिर बात करते हैं, भारत के पूर्वी तट चक्रवात के लिए संवेदनशील है। अभी आप देख रहे हैं दाना चक्रवात आ ही रहा, चलिए उसका माहौल है, ये है, चल रहा है दाना चक्रवात। ठीक ना, तो भारत का जो पूर्वी घाट है या तट है ये चक्रवात के लिए संवेदनशील है, यानी यहाँ पे अधिकतर चक्रवात आते रहते हैं। जबकि भारत का पश्चिमी तट चक्रवातों की प्रबलता और आवृत्ति दोनों ही बहुत कम होते हैं। मतलब कि शायद ही कभी आपने सुना होगा कि भारत के पश्चिमी तट पर चक्रवात आए हैं, बहुत कम मात्रा में आते हैं। ठीक ना, बात करते हैं 9 नंबर चैप्टर के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, पवन, देखिए अपक्षय होता है। तो अपक्षय क्या होता है, पवन, जल और जलवायु की क्रिया से शैलों को टूटने से मृदा बनती है, उसी को अपक्षय कहते हैं। मतलब कि अपक्षय का मतलब है कि पवन हो गया, जल हो गया या जलवायु हो गया, इसी के चलते जो चट्टान है यह टूटते फूटते रहते हैं और मृदा का निर्माण होता रहता है, इसी को अपक्षय कहते हैं। ह्यूमस क्या होता है, तो मृदा में पत्तियों के सड़ने गलने से क्या होता है,
जो जैव पदार्थ बनती है उसी को ह्यूमस बोलते हैं, ठीक ना। और ह्यूमस जो है काफ़ी फायदेमंद होता है पेड़ पौधों के उपज के लिए। अब देखिए जो मृदा होती है इसमें 4 संस्तर पाया जाता है, संस्तर ए, संस्तर बी, संस्तर सी और नीचे होता है आधार शैल। अब संस्तर ए में होता क्या है, तो इसमें सबसे अधिक ह्यूमस पाया जाएगा, मृदु सरंध्र, अधिक जल धारण और जीव का वास। मतलब कि जो संस्तर ए होगा वहाँ पे सबसे अधिक आपको ह्यूमस देखने को मिल जाएगा। जो मिट्टी होगी उस मिट्टी में हवा रहता है अधिक मात्रा में, उस मिट्टी में अधिक मात्रा में जल होती है और इसमें जीवों का आवास सबसे ज़्यादा होता है संस्तर ए में। संस्तर बी की बात करें तो इसमें कम ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है, अधिक इसमें खनिज पाया जाता है। संस्तर सी में दरारों और बिदर युक्त शैलों के छोटे छोटे टुकड़े पाए जाते हैं। मतलब कि संस्तर जो सी होता है यहाँ पे चट्टानों के बीच में आपको दरार देखने को मिलेगा, या ये भी हो सकता है कि छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़े आपको देखने को मिलेंगे। जबकि जमीन के सबसे निचले अंदर का जो भाग होता है उसको आधार शैल बोलते हैं और ये बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं। अब बात करते हैं मृदा के महत्वपूर्ण अंग के बारे में। तो देखिए मृदा के महत्वपूर्ण अंग के बारे में बात करते हैं तो इसके अंग में आते हैं जीवाणु, बैक्टीरिया, पादप मूल, केंचुआ या घटक, ठीक ना। देखिए एग्जाम में ऐसे भी दे सकता है कि मृदा के महत्वपूर्ण अंग या मृदा के महत्वपूर्ण घटक। तो मृदा के महत्वपूर्ण अंग या घटक में कौन कौन आएंगे, जीवाणु, बैक्टीरिया, पादप मूल और केंचुआ। माइकोराइजा, माइकोराइजा एक प्रकार का कवक है जो पौधे के जड़ों के साथ रहता है, जिसे पादप मूल भी कहते हैं। ऑप्शन दे देगा निम्न में कौन पादप मूल है, ठीक ना। तो कौन हो जाएगा, माइकोराइजा। क्या है माइकोराइजा, तो एक प्रकार का कवक है। कहाँ रहता है, तो पौधों के जड़ों में रहता है। क्या कहा जाता है, तो पादप मूल कहा जाता है। इतनी बात क्लियर रखना। दोमट मिट्टी, बात करते हैं दोमट मिट्टी के बारे में। तो ध्यान रखिएगा दोमट मिट्टी में बलुई मिट्टी और चिकनी मिट्टी दोनों मिला रहता है। बलुई मिट्टी जो बड़ी मिट्टी होती है और चिकनी मिट्टी जिसको क्ले मिट्टी या छोटी आकार वाली मिट्टी बोलते हैं, ये दोनों का मिश्रण ही दोमट मिट्टी कहलाता है। दोमट यानी दो मिट्टी। बलुई मृदा हल्की होती है, सुआतित और शुष्क होती है। पादपों के लिए अच्छी मृदा दोमट मृदा है। इस मृदा में गाद पाया जाता है। गाद आपने देखा ना कि कुछ झाग टाइप का होता है, इसी को गाद कहा जाता है। तो पादपों के लिए अच्छी मृदा जो है वो दोमट मृदा है और इसमें गाद पाया जाता है। दालों के पौधे हेतु दोमट मृदा अच्छी होती है। अगर दाल का उत्पादन करना है तो दोमट मृदा अच्छी होती है। तो आज इतना ही रहने देते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में जो भी क्लास 7 के जो बच गए हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करेंगे।